तो हेलो एंड वेलकम टू पाथफाइंडर। अ वेरी वार्म गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो दोस्तों, आज जो हम 5 एनवायरमेंटल बॉडीज करने वाले हैं, ये स्टैट्यूटरी बॉडीज है। इन द सेंस ये पार्लियामेंट के द्वारा, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा इस्टेब्लिश्ड है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जो 5 बॉडी आज हम देखने वाले हैं वो है एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल्स बोर्ड, नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी और सेंट्रल जू अथॉरिटी। तो कौन से एक्ट से ये बनी है, इन सब में काफी सवाल यूपीएससी पूछती है। क्या फंक्शंस हैं, ये सब आपको जानने हैं। तो आइए अंत तक जुड़े रहिए। काफी बेनिफिशियल, काफी इंपॉर्टेंट होगी ये लेक्चर प्रीलिम्स में आप सभी के लिए। तो दोस्तों, इससे पहले आगे बढ़े आपको बता दूं, अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर आप देखें तो आपको डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस, सारी चीजें मिलती हैं। इसके सिवा अनअकैडमी में आप देखें तो इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स हैं, जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। उसी के साथ साथ मैं वो कह दूं, जो मुझसे पहली बार जुड़ रहे हैं उनके लिए, मेरा नाम किंजल चौधरी है। ये मेरी अनअकैडमी की प्रोफाइल है, यहाँ पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। तो अगर आप मुझे यहाँ पर फॉलो करेंगे तो मेरे द्वारा बनाया गया ढेर सारा फ्री स्पेशल क्लासेस है। ये सारी क्लासेस आपको अवेलेबल हो जाएंगी। एनवायरमेंट, ज्योग्राफी, सारी चीजें कवर्ड है। इसके सिवा दोस्तों, आज बहुत अच्छी न्यूज भी है। नंबर 1, यूपीएससी सीएससी मेगा सब्सक्रिप्शन ऑफर है। तो अगर आप 1 साल की भी सब्सक्रिप्शन मार्च 31 के पहले, आज से लेते हैं 31 मार्च तक भी लेते हैं, तो आपको 1 साल की सब्सक्रिप्शन में प्रीलिम्स 2022 तक की सब्सक्रिप्शन मिलेगी, यानी जुलाई 31 2022 तक मिलेगी। तो आपको 1 साल में 3 महीने एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन मिलेंगे। तो एवरीडे काउंट्स। आज से ही अगर आप लेने का सोच रहे हैं तो आज ही जाएं एंड सब्सक्रिप्शन लें। कौन सा कोड यूज करें? KC10 कोड यूज करें, क्योंकि इस कोड से प्लस सब्सक्रिप्शन में भी मैं आपको अपनी मेंटरशिप देता हूं। तो आपको बेस्ट इन क्लास मेंटरशिप मिलेगी यूजिंग द कोड KC10, और उसके बाद मुझे संपर्क भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप देखिए तो अनअकैडमी में 16,000 से भी ज्यादा कोर्सेज हैं। कोर्सेज 2 प्रकार के हैं, प्लस एंड आइकनिक। आइकनिक सब्सक्रिप्शन देखें तो इसमें आपको एक मेंटर असाइन हो जाते हैं और टेस्ट एनालिसिस मिलती है, मेंस की भी इवैल्यूएशन मिलती है। प्लस में अगर आप देखें तो स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज हैं और आपको इनका अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है। तो जो प्लस सब्सक्रिप्शन है, इसकी 2 साल की कॉस्ट है 64,800 रुपीज आफ्टर यूजिंग द कोड KC10, यानी 10% ऑफ। साथ साथ मेरी एडिशनल मेंटरशिप है, ये मेरी तरफ से एक्स्ट्रा है। इसके सिवा दोस्तों, अगर आप आइकनिक सब्सक्रिप्शन देखें तो इसकी 2 साल की कॉस्ट है आफ्टर यूजिंग कोड KC10 1,04,175 रुपए। मेंस का रिजल्ट आ चुका है, तो इंटरव्यू के लिए लास्ट माइल इंटरव्यू प्रोग्राम भी हमने स्टार्ट किया है। इसमें आप देखें तो सर्विंग एंड रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर्स वगैरह, आईएएस ऑफिसर्स भी हैं, सिविल सर्वेंट्स भी हैं, एंड साथ साथ आप देखें तो लीडिंग अनअकैडमी एजुकेटर्स भी हैं, जो कि इस पैनल में रहेंगे। तो इनके द्वारा आपके इंटरव्यू मॉक इंटरव्यूज लिए जाएंगे। तो दिस विल बी द बेस्ट एक्सपीरियंस दैट यू कैन गेट। इसके सिवा दोस्तों, ये जो प्रोग्राम है ये फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाला है सारे एस्पिरेंट्स जो कि इस बार इंटरव्यू दे रहे हैं। जल्दी से जाइए, एनरोल कीजिए। इसके सिवा दोस्तों, अनअकैडमी पाथफाइंडर, इम्पल्स एंड राइज 3 प्रोग्राम्स चल रहे हैं, तीनों टेस्ट सीरीज चल रहे हैं। KC10 से इसको अनलॉक करें। बहुत सारे बैचेस 24 मार्च से स्टार्ट हुए हैं। 1 साल 2 साल हिंदी, इंग्लिश, बाइलिंगुअल तीनों भाषाओं में अवेलेबल है। तो आज लेंगे तो इस सारे बैचेस में भी आप एनरोल हो सकते हैं। अनअकैडमी कॉम्बैट 28 मार्च को सुबह 11 बजे है। KC10 कोड से इसको अनलॉक करें, एनरोल करें। तो दोस्तों, जो पहली बॉडी है आज हमारी, वो है एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया। तो अगर आप ये देखें तो सबसे पहले तो ये एक एडवाइजरी बॉडी है और ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी का मतलब ये बॉडी बाय एक्ट ऑफ पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर भी हो सकती है, किसी लेजिस्लेचर के द्वारा पास करने के बाद ये बॉडी बनाई गई है। तो कौन से एक्ट के द्वारा बनाई गई है एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया? तो ये सेक्शन 4 ऑफ द प्रिवेंशन टू क्रुएलिटी टू एनिमल्स एक्ट 1960 में इसका मेंशन है। तो पीसीए एक्ट के तहत बनाई गई है एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया। 1962 में बनाई गई थी। इस बोर्ड में अगर आप देखें तो 28 मेंबर होते हैं। 3 साल तक इनकी टेन्योर होती है मेंबरशिप की। तो दुनिया में पहली एक बॉडी थी जो कि सरकार के द्वारा इस प्रकार से बनाई गई थी, क्रुएल्टीज टू एनिमल को चेक करने के लिए। मिसेस रुक्मिनी देवी अरुंडले इसकी पायनियर थी, इन्होंने ही इसको लीड किया था और इसकी चेन्नई में हेडक्वार्टर भी है। तो इसकी जो मेजर फंक्शंस हैं, कमेंट में मुझे वैसे बताइएगा, रुक्मिनी देवी अरुंडले जी किस प्रकार के क्लासिकल डांस के लिए फेमस हैं, तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। तो इनकी कुछ फंक्शंस हैं, अगर आप देखें तो सबसे पहले तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट को, जैसा मैंने कहा एडवाइजरी बॉडी, तो एडवाइस करती है कि पीसीए प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटीज टू एनिमल्स एक्ट में क्या अमेंडमेंट्स लाने हैं वक्त के साथ। वैसे पीसीए प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है, लेकिन इस सेंस में मैं प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल्स एक्ट की बात कर रहा हूं जब मैंने पीसीए लिखा है। तो पीसीए एक्ट में क्या अमेंडमेंट्स लाने हैं, वक्त के साथ क्या क्या चेंजेस लानी है, ये एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया बताती है।
नंबर 2, बैलगाड़ी और वगैरह जितने भी ड्रॉट एनिमल्स होते हैं, ऊंट गाड़ी, बैलगाड़ी, उन सब में क्या क्या चेंजेस लाने हैं गाड़ी के डिजाइन में, सो दैट ये ड्रॉट एनिमल्स जो वजन लेते हैं उनके ऊपर कम से कम बर्डन जाए। तीसरा, जहां पे जानवर हैं उनके लिए क्या शेड्स होने चाहिए, पानी का बंदोबस्त, डॉक्टर का बंदोबस्त, खाने का बंदोबस्त, ये सब प्रोवाइड करवाना भी इनका काम है। इसके सिवा जितने भी स्लॉटर हाउसेज हैं जहां पे आप देखें तो एनिमल्स हैं उनको खाने के लिए उपयोग में लाया जाता है, तो काटा जाता है, तो उनको स्लॉटर हाउसेस कहते हैं। तो वहां पे मिनिमम स्टैंडर्ड्स मेंटेन किए जाएं। जब जानवर को मारा जा रहा है तो इस प्रकार से माना जाए कि उनको मिनिमम पेन हो। तो ये सारे स्टेप्स इंश्योर किए जाते हैं एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा। वो तो ओवरसी करते हैं, वो स्लॉटर हाउसेस जाते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं, इंश्योर करते हैं कि जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स वो फुलफिल हो रही है या नहीं। अनवांटेड एनिमल्स हैं उनको अगर मारना है तो लेस पेनफुल मेथड से ही मारा जाए, तो वो सारी चीजें फॉलो हो रही हैं या नहीं। लोकल अथॉरिटीज, अगर किसी मोहल्ले में आपने देखा होगा कुत्ते पकड़ के ले जाते हैं तो फिर वो कुत्तों को कई बार डिस्ट्रॉय किया जाता है, तो उस दौरान लेस पेनफुल मेथड्स के द्वारा लोकल अथॉरिटी को करना है, तो ये भी ओवरसी कौन करती है? एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया करती है। इसके सिवा फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करना, पैसे देना, जानवरों के लिए शेल्टर होम, हॉस्पिटल्स, मेडिसिन प्रोवाइड करने के लिए लोकल एनिमल ऑर्गेनाइजेशन को कुछ सपोर्ट करना, तो ये भी काम करती है। इसके सिवा मासेस में जानवरों के प्रति जागरूकता लाना, एजुकेट करना, ये काम भी एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया का है। नेक्स्ट बॉडी है दोस्तों वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो। तो वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो देखें तो ये भी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। किसके अंडर बनाई गई है? WPA यानी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर, 1972 WPA के अंदर। पर्पस क्या है? नाम से ही पता चल रहा है, वाइल्ड लाइफ रिलेटेड जो भी क्राइम हो रही है, फिर वो क्या हो सकती है? लकड़ी की स्मगलिंग हो सकती है, जानवरों के जो बॉडी पार्ट्स हैं उसकी, जानवरों की पोचिंग होती है, उसकी भी स्मगलिंग होती है। जैसे आप अगर देखें तो आपको मालूम होगा कि जैसे राइनो है तो उसके हॉर्न की स्मगलिंग होती है, तो वैसे ही टाइगर के जो कोट है उसकी स्मगलिंग होती है। तो वो सारी स्मगलिंग एंड पोचिंग ना हो तो उसके लिए कुछ कंट्रोल मेजर्स लाए जा रहे हैं। तो दोस्तों ये सारा ओवरसी करने का काम कौन करती है? तो वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो करती है। इसके बाद दोस्तों अगर आप देखिए इसकी बाकी फंक्शंस क्या हैं, तो वाइल्ड लाइफ क्राइम को कंट्रोल करने वाली सारी फंक्शंस आप देखोगे तो पहला आप देखोगे तो वो हो जाती है कि जो इंटेलिजेंस है, कहीं पे वाइल्ड लाइफ क्राइम हो रही है तो उससे रिलेटेड जो इंटेलिजेंस है उसको कलेक्ट करना, वाइल्ड लाइफ क्राइम डेटा बैंक बनाना, तो ये सारा काम भी कौन? वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो करती है। एक सेंट्रलाइज डेटा बैंक बनाया जा रहा है, तो वो काम भी वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो करती है। आप देख रहे होंगे मेरी नजर इधर जा रही है, एक्चुअली वो पेन कहीं गिर गया है। तो नेक्स्ट अगर आप देखें तो दूसरा है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को इंप्लीमेंट करना, इसके प्रोविजंस को इंप्लीमेंट करना। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में आपको मालूम है, आप देखोगे 6 शेड्यूल हैं, शेड्यूल 1 2 3 4 5 6, शेड्यूल 4 तक एनिमल है, शेड्यूल 5 में वर्मिन है, शेड्यूल 6 में आप देखोगे तो वो प्लांट्स है जिनका कल्टीवेशन करना रेगुलेटेड है, सरकार से परमिशन लेके करना है, तो उसको ओवरसी करने का काम भी कौन करती है? वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो करती है। इसके सिवा आप देखो तो जो भी इंटरनेशनल कन्वेंशंस हैं, है ना, बहुत सारे रॉटरडैम जितने भी कन्वेंशंस हैं जानवरों को लेके, प्रोटोकॉल्स हैं, इंटरनेशनल व्हेलिंग कमीशन कल ही हमने किया था। इसके सिवा आप देखोगे तो बहुत सारे कन्वेंशंस विद रिस्पेक्ट टू माइग्रेटरी एनिमल्स आ जाता है, तो CMS कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज। तो ये सारे जो है, ये सारे कन्वेंशंस को फॉलो किया जा रहा है या नहीं, इसको भी ओवरसी करने का काम वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो ओवरसी करती है। जो जो ऑब्लिगेशंस हैं उनमें उसको वो इंश्योर करवाती है। इसके सिवा आप अगर देखें तो फॉरेन कंट्रीज में अगर कोई फॉरेन अथॉरिटी है, उनको लगता है कि वहां पे उनको कुछ असिस्टेंस चाहिए, फॉर एग्जाम्पल आप सोचिए कि मानिए म्यांमार में, वैसे उल्टा होता है, फिर भी बस एग्जाम्पल के लिए ले लीजिए, म्यांमार का टाइगर है, म्यांमार में टाइगर करके इंडिया में उसे बेचा जा रहा है, तो म्यांमार की अथॉरिटी किसको सीक आउट, किसको रीच आउट करेगी? तो वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो। यूजुअली उल्टा होता है, म्यांमार में अगर बेचा जा रहा है, वहां पे बहुत बड़ा वाइल्ड लाइफ मार्केट है, तो इंडियन टाइगर को अगर वहां बेचा जा रहा है, उसकी खाल वहां बेची जा रही है, उसके दांत वहां बेचे जा रहे हैं, तो वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो वहां की अथॉरिटी को रीच आउट करती है। नेक्स्ट अगर आप देखें तो प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेशन के लिए साइंटिफिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाया जाना है, ये भी वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो इंश्योर करती है। नेक्स्ट बॉडी आप अगर देखें दोस्तों तो है नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी। तो सबसे पहले देखिए स्टैट्यूटरी बॉडी है, किसके अंदर बनाई गई है?
तो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के तहत बनाई गई है 1986 में। तो 2009 में बनाई गई थी। कारण क्या था? तो उस टाइम लॉन्च किया गया था मिशन क्लीन गंगा। तो मिशन क्लीन गंगा अगर आप देखें तो जब लॉन्च किया गया तो उसके साथ आई नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं रिवर बेसिन क्या है। तो रिवर बेसिन हुई कंप्लीट रिवर फ्रॉम द सोर्स टू माउथ। तो गंगा कहां से ओरिजिनेट करती है? गौमुख से। तो गौमुख से लेके आप अगर देखो तो लास्ट में हुगली में आप देख सकते हैं, तो वहां पे जाके हुगली बन के आप देखो कलकत्ता के पास जाके गंगा बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। तो वो पूरा सोर्स टू माउथ जो पूरा का पूरा गंगा है, और उसके अलोंग वो पूरी की पूरी हुई गंगा बेसिन। तो गंगा रिवर बेसिन अप्रोच ऑफ प्लानिंग क्या होती है कि सोर्स टू माउथ जो कंप्लीट रिवर है, सोर्स टू माउथ, ये इसकी सोर्स, ये इसकी माउथ। तो सोर्स टू माउथ जितनी भी गांव आ रहे हैं, तहसील आ रहे हैं, हर जगह सभी को प्लानिंग में, डेवलपमेंट प्लान में इंक्लूड करना। तो ऐसा जो अप्रोच है इसमें रिवर को छोटे छोटे पार्ट्स में नहीं तोड़ा जाता, बल्कि पूरे के पूरे रिवर फ्रॉम इट सोर्स टू माउथ एक सिंगल यूनिट माना जाता है। ये जानते हैं क्योंकि ये अपर कोर्स है, ये वाला पार्ट आप देखो तो लोअर कोर्स है। तो उनको मालूम है, आप अगर देखो तो अपर कोर्स टू लोअर कोर्स पूरी की पूरी नदी जुड़ी हुई है। अगर जुड़ी हुई है तो अगर अपर कोर्स में पोल्यूशन डिस्चार्ज करोगे तो लोअर कोर्स तक उसे पोल्यूट करेगी। तो उस वक्त इन लोगों ने समझा 2009 में मिशन क्लीन गंगा में कि भाई अगर गंगा जी को साफ करना है तो आपको कहीं ना कहीं पूरी की पूरी रिवर, आपको कहीं ना कहीं पूरी की पूरी रिवर का यही अप्रोच आपको लेके चलना है। अपर कोर्स से लेके लोअर कोर्स तक जो रिवर है, अपर कोर्स से लोअर कोर्स, इसको पूरा का पूरा आपको इंक्लूड करना है प्लानिंग में। तो ये क्या है? रिवर बेसिन अप्रोच। तो नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी देखो तो इसका पर्पस क्या है? पोल्यूशन जो गंगा में हो रही है उसकी रिडक्शन हो, गंगा को बचाया जाए, कंजर्व किया जाए। इसके सिवा कौन सा अप्रोच फॉलो करती है? रिवर बेसिन अप्रोच। किसके लिए? पोल्यूशन अबेटमेंट के लिए, पोल्यूशन को कम करने के लिए। इसके सिवा आप देखो तो रिवर इकोलॉजी को मेंटेन करने के लिए जितनी भी पॉलिसीज होंगी वो रिवर बेसिन अप्रोच को ध्यान में रखेंगी। मतलब क्या है? वो जानेंगी कि रिवर फ्रॉम इट्स सोर्स टू माउथ इज अ सिंगल यूनिट। यानी कि ऐसा मत सोचिए कि हरिद्वार में गंगा अलग है, ऋषिकेश में गंगा अलग है, कलकत्ता में गंगा अलग है। जो ऋषिकेश में होगा उसका आउटकम आपको कलकत्ता में भी देखने मिलेगा। गौमुख में जो गंगा के साथ होगा उसका आउटकम कलकत्ता में भी देखने मिलेगा। तो ये क्या है? रिवर बेसिन अप्रोच है, उसको ध्यान में रखा जाएगा। इसके सिवा नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी इंश्योर करती है कि मिनिमम इकोलॉजिकल फ्लो गंगा में मेंटेन किया जाए। इकोलॉजिकल फ्लो क्या हुआ? वो मिनिमम अमाउंट ऑफ पानी जो कि गंगा जी में चाहिए, जिसके द्वारा वो जो इकोसिस्टम सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं उतनी प्रोवाइड करती रहें। मतलब वो मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर जिसके द्वारा गंगा जी का अस्तित्व जैसा है वैसा बना रहे, उससे कम कर दोगे तो गंगा जो अपना काम कर रही है, चाहे फिर वो चाहे पोल्यूशन को लेके कैरी करना, डिस्चार्ज करवाना, या फिर जो रास्ते में जो पूरी गंगा की जो रूट है जिसमें गंगा, आप देखो गंगा जी जहां बह रही हैं वहां पे जो जीव हैं उनको सपोर्ट करना, वो सब नहीं कर पाएगी। यानी इकोलॉजिकल फ्लो वो मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर है जो कि नेसेसरी है, जितनी पानी चाहिए ही चाहिए उसको अपने सारे काम यानी इकोसिस्टम सर्विसेज फुलफिल करने के लिए। तो वो मिनिमम इकोलॉजिकल फ्लो गंगा में है, ये इंश्योर करना भी काम नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी का है। इसके सिवा जो भी सीवरेज इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए जा रहे हैं गंगा जी के अराउंड, आप देखोगे क्या है, जैसे लेदर टैनरीज हैं, बहुत सारे गांव हैं, ये क्या कर रहे हैं? अपना सीवेज डायरेक्टली गंगा में गिरा दे रहे हैं। तो वो ना हो इसके लिए क्या किया जाएगा? सीवेज इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन किया जाएगा, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स लगवाए जाए। साथ साथ गंगा जी को आप अगर देखोगे तो पानी काफी जगह से मिल रही है। तो जहां जहां से इसको पानी मिल रही है वो क्या हुई? उसकी कैचमेंट। तो एक मिनट दीजिए, एक मिनट में आपको इसको एक एक्स्ट्रा स्लाइड के थ्रू ये समझा देता हूं। तो आप अगर देखोगे कोई रिवर है तो ये रिवर में आप अगर देखोगे, मान लीजिए कुछ इस प्रकार से रिवर है, ये माउंटेन है, ये माउंटेन में आप अगर देखो एक इस प्रकार से ये स्लोप है,
तो इसमें आप अगर देखोगे तो ये एक मेन वैली है जिसमें एक नदी चलती होगी, सही बात है, एक बड़ी सी नदी चलती होगी। इस नदी में आप अगर देखोगे कई छोटी छोटी धाराएं होंगी, जो कि आप अगर देखो तो इस प्रकार से अपना पानी लेके पहाड़ के स्लोप से आ रही हैं। तो जहां जहां से ये रिवर को कहां कहां से पानी मिल रही है, ये छोटी नदी R1, R2, R3, R4, R5, R6, इस पूरे इलाके में जो भी बारिश होगी वो R1, R2, R3, R4, R5 से आया R6 में जाएगी और वो फाइनली रिवर R में जाएगी। तो ये पूरा इलाका क्या हो गया रिवर R का कैचमेंट एरिया। ये पूरा का पूरा इलाका आप देखोगे, ये इलाका क्या है रिवर आर का कैचमेंट एरिया, यानी जहां जहां से रिवर को पानी मिल रही है। तो दूसरा क्या है, कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट कराना भी नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी का काम है। पर्पस क्या है आपको मालूम होगा कि जो कैचमेंट है वहां पे मान लीजिए यहाँ पे यदि बहुत सारा जंगल हुआ करता था, अब ये जंगल अगर मैंने काट दिया तो क्या हो गया, काटने के बाद ग्राउंड वाटर रिचार्ज कम होगा, सारा का सारा पानी बारिश के कुछ महीने में ही बह जाएगा और बाद में ये इलाका सूखा पड़ जाएगा, ग्राउंड वाटर रिचार्ज नहीं होगा तो बरसात में बाढ़ आएगी और सूखे में भयानक सूखा आ जाएगा गर्मी के मौसम में। तो कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट कराना, ऐसा ना हो एफॉरेस्टेशन करते रहे, कैचमेंट में ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता रहे, ये सब इंश्योर कराना भी नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी का काम है। साथ साथ जो फ्लड प्लेन्स हैं, कोई भी रिवर है तो आपको मालूम होगा कुछ इस प्रकार से वो अपने चैनल में चलती है। फिर क्या होता है यहाँ पे उसके कुछ, आप अगर एक रिवर देखो तो कुछ इस प्रकार से वो चलती है। तो ये यहाँ पे आप देखोगे उसके ये कुछ एम्बैंकमेंट्स होते हैं, इसमें आप देखोगे रिवर का पानी है। ये मैं आपको ऊपर से नदी को दिखा रहा हूं, ये वाला जो पार्ट है इसको मैंने खाली इतना स्ट्रेच रिवर का आपको यहाँ पे दिखाया, ये कोना ए तो ये कोना ए, ये कोना बी, तो ये वाला पार्ट आपको मैंने दिखाया। तो अब क्या होता है जब बाढ़ का टाइम आता है, बाढ़ का टाइम आता है तो पानी ओवरफ्लो करती है और इतने इलाकों में पानी स्प्रेड करती है। तो ये क्या कहलाता है इसका, फ्लड बैंक। तो ये क्या कहलाता है इसका, आप देखोगे फ्लड प्लेन्स कहलाते हैं ये वाला इलाका। दोनों साइड क्या है, ये दोनों इसकी फ्लड प्लेन्स है। तो फ्लड प्लेन्स को प्रोटेक्ट करना, फ्लडिंग के दौरान इंश्योर करना, गंगा जब फ्लड करे तो यहाँ पर कम से कम इम्पैक्ट हो, तो वो भी नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी करती है। इसके सिवा लोगों में अवेयरनेस लाना भी इनका काम है। इसके सिवा आप देखो तो R&D प्रोजेक्ट लाना, सो दैट पानी की क्वालिटी इंप्रूव करे, लोगों में अवेयरनेस लाना वाटर कंजर्वेशन को लेके, तो ये सब काम किसका है, नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी का है। ये भी क्या है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंदर बनाई गई स्टैट्यूटरी बॉडी है। नेक्स्ट बॉडी दोस्तों आप देखें तो है सेंट्रल जू अथॉरिटी। तो ये अगर आप देखें तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1991, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर बनाई गई है, कब, 1991 में। तो हुआ क्या कि पहले तो प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टीज टू एनिमल्स के लिए एक्ट थी, लेकिन जानवर जो जू में हैं उनके साथ क्या हो रहा है, उनकी देखरेख कैसी की जा रही है, तो उसके लिए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को अमेंड किया गया और एक नया सेक्शन डाला गया जू के एनिमल्स की देखरेख के लिए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने डाला है। तो जो फंक्शंस हैं सेंट्रल जू अथॉरिटी के वो है कि जो जूज हैं वो मिनिमम स्टैंडर्ड्स मेंटेन करें कि जानवरों का देखरेख ठीक से किया जा रहा है, इंडेंजर्ड स्पीशीज को आइडेंटिफाई करें और उनकी बेटर प्रोटेक्शन में मदद करें। इसके सिवा वैसे जानवरों को क्या कराया जाता है, ब्रीडिंग करवाई जाती है। जैसे आपने सुना होगा घड़ियाल का ब्रीडिंग प्रोग्राम चलता है चंबल के आसपास, तो क्या किया जाता है, घड़ियाल को पकड़ा जाता है, आर्टिफिशियली वेट करवाया जाता है और फिर जो उनके अंडे होते हैं उनको इंक्यूबेट किया जाता है और फिर जो छोटे छोटे घड़ियाल होते हैं उनको देखरेख की जाती है और बड़े होने के बाद वापस नदी में छोड़ दिया जाता है। तो इस प्रकार की ब्रीडिंग पर्पसेस हो रही है, तो उन जानवरों को पकड़ा जाए और उनको ये मदद दिया जाए। तीसरा आप देखें तो जो जू पर्सनल हैं, जो जू में काम करने वाले लोग हैं, उनकी ट्रेनिंग करवाई जाए, उनको एजुकेशनल प्रोग्राम्स जो हो रही है उसमें मदद की जाए, कोऑर्डिनेट करवाया जाए। एंड बाकी जानवरों का भी डेटा मेंटेन किया जाए, कौन से स्पीशीज की कितनी क्वांटिटी है, कितना कहां पर है, तो वो डेटाबेस मैनेज करना भी सेंट्रल जू अथॉरिटी का काम। फाइनल बॉडी आज की है दोस्तों नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी। तो देखिए दोस्तों हुआ क्या, 2003 में स्टैब्लिश हुई, किसके थ्रू, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वाटरशेड एक्ट है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002। तो इसको अगर आप देखो तो नगोया प्रोटोकॉल ऑन सीबीडी, उसके थ्रू इसको बनाया गया। जब मैं प्रोटोकॉल्स एंड कन्वेंशन कराऊंगा
तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो सीबीडी का एक नगोया प्रोटोकॉल था, नगोया प्रोटोकॉल ऑन एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग, तो उसके थ्रू बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 इंडिया में पास होती है। तो ये एक्ट अगर आप देखें तो ये 3 टियर स्ट्रक्चर बनाने को कहती है। नेशनल लेवल पे नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, स्टेट लेवल पे स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटी। तो ये 3 बॉडीज बनाने को कही है। क्यों कही है? तो देखिए होता यूं था, उससे पहले इसको मैं मिटा रहा हूं और यहां पर देखिए, मान लीजिए एक कम्युनिटी है। इस कम्युनिटी ने क्या किया है कि इनके पास ना एक स्पेशल पार्ट टाइप की तुलसी का पौधा है। ये जो स्पेशल टाइप का तुलसी का पौधा है, इसकी खासियत ये है, मान लीजिए कहानी से चल रही है, तो ये जो स्पेशल टाइप की तुलसी है, ये आपको कोविड से लड़ने में आप इसको इस्तेमाल करके क्या कर सकते हो, एक वैक्सीन बना सकते हो, मान लीजिए। तो ये जो कोविड के अगेंस्ट आप वैक्सीन बना रहे हो इस तुलसी के पौधे से, ये आपको ट्रेडिशनल नॉलेज था कि इस प्रकार की जो बीमारी जुकाम खांसी होती थी, आप उसमें इसका उपयोग कर सकते हो। ठीक बात है। तो ये लोकल कम्युनिटी थी जो कि इसको आज तक बचाती आई है। अब मान लीजिए कि एक फॉरेन की कंपनी आती है, एक एमएनसी आती है, वो ये तुलसी को उठा के ले जाती है और इसमें अपने देश में आर&डी वगैरह करती है, और आर&डी करके फाइनली एक कोविड के अगेंस्ट वैक्सीन बना देती है। और वो कोविड का वैक्सीन जब बन गया तो दुनिया भर में बेचती है, लाखों अरबों कमाती है। अब मुझे बताइए, ये कम्युनिटी जिन लोगों ने आज तक इस तुलसी का संरक्षण किया था, क्या इनके साथ एक कहीं ना कहीं भेदभाव हुआ है? बिल्कुल हुआ है। तो ऐसी काफी ज्यादा बायोपायरेसी इसी को कहते हैं, हो रही थी। देश के काफी बायोलॉजिकल रिसोर्सेज हैं, ट्रेडिशनल नॉलेज है, नी हकीम की जो नॉलेज होती है हमारे देश में, आयुर्वेद की जो नॉलेज है, उसको एमएनसी क्या कर रहे थे, यूज करते थे और उससे कुछ दवाई बना के उसको पेटेंट कर देते थे, और फिर इंडियन लोग उसे यूज भी नहीं कर पाते थे। तो इस प्रकार की जो बायोपायरेसी वगैरह हो रही थी, उसको रोकने के लिए बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट बनाई गई। तो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट क्या करती है? ये कहती है कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, चाहे इंडिया में हो चाहे ना हो, यदि वो कोई भी बायोलॉजिकल रिसोर्स, कुछ भी जीव चीज जो कभी रही है, पेड़ हो जानवर हो, कुछ भी बायोलॉजिकल रिसोर्स हो, अगर वो इंडिया में अकर करती है, इंडिया में होती है, और उसका उपयोग करके वो रिसर्च करती है और उसका कमर्शियल यूटिलाइजेशन करती है, तो वो अलाउड नहीं है। वो तभी अलाउड होगा जब वो नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी से परमिशन ले। अगर नहीं लेगी तो उसको वो अलाउड नहीं है। नंबर 2, वो भले इंडिया में रिसर्च करे, और एजेंसी क्या करे, इंडिया में ही रिसर्च करे, बायोलॉजिकल रिसोर्स लेके यूएस ना जाए, इंडिया में ही बैठे, इंडिया में ही रिसर्च करे। लेकिन यदि अपने रिसर्च का रिजल्ट वो ट्रांसफर करती है इंडिया के बाहर, तो अगेन क्या करना है, उसको नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी से परमिशन लेना है। बिना परमिशन लिए आप नहीं कर सकते। तीसरा, कोई भी अगर इंडिया की रिसोर्स है या फिर वो नॉलेज ट्रेडिशनल नॉलेज है, इंडिया की खुद की नॉलेज है, लोकल पीपल की नॉलेज है, उसको इस्तेमाल करके यदि आप कोई भी प्रोडक्ट बनाते हो और उस प्रोडक्ट पर यदि उस पर इंडियन बायोलॉजिकल रिसोर्स लगा हो या इंडियन ट्रेडिशनल नॉलेज हो या रिसोर्स हो, अब इस प्रोडक्ट का अगर आप कोई भी कॉपीराइट करवाते हो, फिर वो चाहे क्या हो, पेटेंट हो, फिर वो चाहे कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, दुनिया भर के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं। तो दवाई बन रही तो पेटेंट है, तो अगर आप उस पर कोई भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्लेम करते हो तो वो अवैध है, यदि आपने नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी से परमिशन नहीं लिया। तो क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स है इसकी? कोई भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स अगर आपको क्लेम करनी है बायोलॉजिकल रिसोर्सेज पे, तो आपको प्रायर अप्रूवल लेनी होगी। किससे? नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी से। कोई भी लोकल पीपल है, उनका नॉलेज है, तो उसको भी प्रोटेक्ट कौन करती है? नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी करती है। इसके सिवा सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस करती है कि क्या किया जाए, जो रिसोर्सेज हैं उनका सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन हो और बेनिफिट्स लोगों तक पहुंचे, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस भी करती है। इसके सिवा
इसके सिवा आप देखो तो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट अगर आप देखो तो इस एक्ट में एक प्रोटेक्टेड एरियाज भी हैं। हालांकि जो देश में प्रोटेक्टेड एरियाज हैं वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में आते हैं, फिर वो चाहे नेशनल पार्क हो या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो, किसके अंदर है? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के थ्रू है। लेकिन एक प्रोटेक्टेड एरिया है बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स, ये बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट के अंदर आते हैं। तो ये बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स को चुनने का काम वैसे तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती है, यानी कि बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी करती है, लेकिन उसमें अगर असिस्टेंस चाहिए तो स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी भी कुछ असिस्टेंस दे सकती है। स्टेट गवर्नमेंट को एनबीए एडवाइज कर सकती है कि इसको बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स की तरह चुना जाए। इसके सिवा आप देखें तो एनबीए के परमिशन के बिना कोई भी रिसर्च इंडियन रिसोर्सेज या इंडियन नॉलेज से की गई है तो उसका ट्रांसफर अलाउड नहीं है। तो आई होप आपको ये समझ आया हो, बहुत इंपॉर्टेंट है नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी और बायोडाइवर्सिटी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002। तो यही थी आज की 5 की बॉडी। जल्दी से आइए वापस से जल्दी से रिवाइज करते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया किसके थ्रू है? अंडर है प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल्स एक्ट 1960। पर्पस क्या है? जानवरों को उसके अगेंस्ट क्रुएलिटी ना बरताई जाए, फिर वो चाहे सड़क का कुत्ता हो या कहीं पे सड़क पे कोई कुत्ता हो या स्लॉटर हाउसेज हो, कैसे भी जानवर हैं या बुलक कार्ट का जानवर हो, उसके अगेंस्ट क्रुएलिटी ना हो। नेक्स्ट है वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो। तो ये स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज के अंदर काम करती है। पर्पस क्या है? जो भी क्राइम हो रहा है वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड, फिर वो चाहे इलीगल हंटिंग हो, पोचिंग हो, स्मगलिंग हो, ट्रेड हो, वो सबको कंट्रोल करना। फिर नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी, अगेन एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंदर आती है। मिशन क्लीन गंगा के बाद इसको बनाई गई थी। पर्पस क्या है? गंगा नदी में जो भी पोल्यूशन हो रही है वो मिनिमाइज हो। इसके लिए कौन सा अप्रोच फॉलो करती है? तो रिवर बेसिन अप्रोच फॉलो करती है, मतलब सोर्स टू माउथ रिवर एक है। तीसरा है आप देखो तो, चौथा आप देखो तो थी सेंट्रल जू अथॉरिटी। इसका क्या काम है? तो जू में जो भी जानवर हैं उनकी देख रेख ठीक से हो, मिनिमम स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करें, इंडेंजर्ड स्पीशीज की बेटर प्रोटेक्शन हो, ब्रीडिंग हो, ये सब काम सेंट्रल जू अथॉरिटी का था। फिर हमने देखा नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी। इसका क्या पर्पस है? कि जो भी ट्रेडिशनल, जो भी अपना डोमेस्टिक रिसोर्सेज हैं, जो भी ट्रेडिशनल नॉलेज है विद रिस्पेक्ट टू दोज रिसोर्सेज, उनकी प्रोटेक्शन हो, बायोपायरेसी होने से बचाई जाए, यही मेन उद्देश्य था। तो ये क्या था? नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी। तो आई होप दोस्तों आपको समझ आया हो, वीडियो पसंद आई तो जरूर लाइक कीजिएगा। एंड साथ साथ ये चैनल हमारा पाथ फाइंडर यंग चैनल है, आप लोगों की सपोर्ट की आवश्यकता है, इसको जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। बाकी पाथ फाइंडर सीरीज आपको मालूम ही है, मंडे टू सैटरडे हर रोज अलग अलग टॉपिक्स को कवर कराया जा रहा है। तो KC10 कोड का इस्तेमाल करें और इसको अनलॉक करें। एंड बहुत एक्साइटिंग प्राइजेस भी जैसा आप बॉटम ऑफ द स्क्रीन पर देख सकते हैं। डेली क्विज मंडे टू सैटरडे 12:30 PM पर होती है। इसके सिवा आपको मैं बता दूं दोस्तों, जब भी अनअकैडमी आए यूज द कोड KC10 प्लस सब्सक्रिप्शन में भी आपको मैं बता दूं 10% ऑफ के साथ साथ मेरी मेंटोरशिप में अपने एंड से एडिशनल देता हूं। डायरेक्ट हैंड होल्डिंग मिलती है, बेस्ट नोट्स मिलते हैं, और जो गाइडेंस है वो सारे सब्जेक्ट्स ऑफ GS ऐसे ज्योग्राफी ऑप्शनल को कवर करती है। एंड आपको एडिशनल बेनिफिट भी 3 महीना एक्स्ट्रा आपको सब्सक्रिप्शन का भी ड्यूरेशन मिलेगा अगर आप आज लेते हैं। तो KC10 कोड यूज करें, प्लस में भी आपको मेरी मेंटोरशिप मिलेगी। एंड आपको जो नोट्स है वो मैं प्रोवाइड करूंगा, बस लेने के बाद मुझे कॉल करें, मुझे संपर्क करें। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे।